नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी की मौत के, महात्मा गांधी की शहादत के करीब 72 साल हो चुके हैं। उनकी शहादत, उनकी मौत के 72 साल बाद हिंदी के एक लेखक ने महात्मा गांधी की शहादत पर, महात्मा गांधी के कातिल की मंशा पर और उस दौर पर, उस विचार पर जिस विचार ने गांधी की हत्या की, उस विचार पर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है उसने गांधी को क्यों मारा। और इस किताब के लेखक अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं। अशोक पांडे जी का परिचय मैं आगे कराऊंगा। उससे पहले महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन पर दुनिया में 50 किताबें लिखी गई, सैकड़ों किताबें लिखी गई। 1930-1920 के दशक से ही उन पर किताबें लिखी जाने लगी। पहली किताब चर्चित अमेरिका के एक राइटर ने लिखी थी जो 1930 में थी, दुनिया भर में सराही गई और लगातार किताबें लिखी गई। और महात्मा गांधी की शहादत के बाद दर्जनों किताबें इस पर लिखी गई कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा। आज इस किताब के जरिए हम समझेंगे महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, कई किताबें मेरे पास भी हैं। बीते कुछ सालों में मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और कुछ तस्वीरें जो मेरे जहन में है, आपके जहन में भी होगी। नहीं होगी तो कुछ तस्वीरें आज मैं दिखाता हूं। महात्मा गांधी की जयंती है। जयंती के मौके पर देश में एक बार फिर गांधी को याद किया जाएगा। लेकिन गांधी के विचार को, गांधी की शख्सियत को जिस विचार ने मारा, क्या वो विचार आज भी जिंदा है? क्या वो विचार आज भी अगर गांधी होते तो उनका वही हश्र उस विचार के लोग करते? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें दोस्तों जो मेरे जहन में, मैंने सोचा वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। 4 तस्वीरें, ये प्रतीक हैं। मैं यहां तस्वीर स्क्रीन पर लगा रहा हूं। एक तस्वीर, इसमें गांधी के जो कातिल हैं गोडसे और गोडसे के साथी, जिन्होंने गांधी को मारने की 2 बार कोशिश की थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 3 बार कोशिश की थी। एक कोशिश में नाकाम हुए और 10 दिन बाद कामयाब हुए। तो यहां इस तस्वीर में नाथूराम गोडसे हैं, उनके साथ आप्टे हैं, उनके साथ करकरे हैं, उनके तमाम सहयोगी, और बीच में यहां जो बैठे हैं ये सावरकर हैं। सावरकर का नाम आप सब जानते हो। इस तस्वीर के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। उसके बाद दूसरी तस्वीर बहुत अहम, वो तस्वीर तब की है जब नाथूराम गोडसे ट्रायल फेस कर रहे थे गांधी हत्याकांड में और गांधी की शहादत हो चुकी थी। ये तस्वीर है अदालत की। अदालत के कटघरे में गोडसे और फिर गोडसे के साथ उनके सहयोगी और गोपाल गोडसे जो उनके भाई थे, जिन्हें आजीवन कारावास हुई थी, और सबसे आखिरी तीसरी पंक्ति में छुपे रुस्तम की तरह सावरकर, वीर सावरकर, तीसरी कतार, जो बाद में गांधी हत्याकांड में बरी हो गए सबूतों के अभाव में। ऐसी ही एक और तस्वीर है। वो तस्वीर, वो भी मेरे जहन में है, इसलिए मैं इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा हूं। वो तस्वीर बरेटा पिस्टल, जिस पिस्टल से गांधी की हत्या हुई थी। इसी पिस्टल से चली गोलियों ने गांधी के सीने पर 3 गोलियां चली थी और गोलियां नाथूराम गोडसे ने चलाई थी। ये और एक और तस्वीर, वो तस्वीर है एक अखबार के दफ्तर की, और एक तस्वीर है, एक और तस्वीर है। इस तस्वीर में फिर सावरकर के साथ गोडसे और उनके बाकी साथी दिख रहे हैं। ये तस्वीर और इसके पहले जो मैंने सावरकर के साथ आपको तस्वीर दिखाई, ऐसी तस्वीरें कई किताबों में इन तस्वीरों का जिक्र है। और ये जिक्र इसलिए मायने रखता है कि क्या सावरकर के विचार को ढोते हुए, क्या सावरकर के विचार से प्रभावित होकर, क्या सावरकर के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्या सावरकर को अपना वैचारिक गुरु मानते हुए गोडसे के भीतर वो जहर पनपा, वो नफरत पनपी जिसने गांधी को मौत की नींद सुला दिया, या कुछ और वजह थी? तमाम वजहों की तलाश करेंगे। कुछ किताबें हैं जिसका जिक्र किया मैंने। ये किताब है द मैन हु किल्ड गांधी, जिससे मैंने तस्वीरें ली। कुछ किताबें मेरे पास और हैं, बाकी इनकी किताब पर आने से पहले लेट्स किल गांधी, तुषार गांधी ने लिखी है। इसमें भी कुछ जिक्र है कि गांधी को क्यों मारा गया। एक बहुत चर्चित किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लेपियर ने लिखी है, लैरी कॉलिंस ने। ये भी बहुत चर्चित किताब है। इन तमाम किताबों में कुछ जिक्र है गांधी को क्यों मारा गया, गोडसे का बैकग्राउंड क्या था,
गोडसे की मंशा क्या थी, गोडसे ने कैसे साजिश रची, उस साजिश के पीछे और कौन लोग थे। अगर कहा जाता है कि गोडसे के साथ पुणे गैंग था, पुणे का गैंग था, गैंग ऑफ पुणे, जो तुषार गांधी ने लिखा, तो गैंग ऑफ पुणे क्या था, और इन सब लोगों ने क्यों तय किया कि गांधी को मारा ही जाना चाहिए। ऐसे ही सवालों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि इस किताब में उसने गांधी को क्यों मारा में ऐसे सवालों का जवाब होगा। तो अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं। अशोक पांडे ने बहुत चर्चित किताब लिखी है कश्मीर पर, कश्मीर नामा। अगर आपकी दिलचस्पी किताबों में है और ऐतिहासिक दृष्टि से कश्मीर को समझने में आपकी दिलचस्पी है तो वो किताब ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी में ऐसी किताबें कम लिखी जाती हैं। अभी भी गांधी को लेकर, गांधी की शहादत को लेकर जितनी किताबें लिखी गई है मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है। छोड़ दें कि अगर गोपाल गोडसे ने लिखी और नाथूराम गोडसे के हवाले से कुछ छपी, वो कातिल थे, इसलिए उनका नज़रिया अलग है, लेकिन लेखक ने, ज़्यादातर लेखकों ने अंग्रेजी में लिखी, तो पहली बार हिंदी में किताब। तो पहला सवाल, थोड़ा मैंने शुरुआत, टीवी वाला हूँ, आदत है शुरू में ज़्यादा बोलने की, इसलिए ज़्यादा बोल गया, लेकिन अब आते हैं लेखक के पास। और पहली बार मैं किसी किताब के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर रूबरू हो रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि ये सिलसिला मैं जारी रखूँ। तो अशोक जी, पहला सवाल यही, चूँकि आपकी किताब का नाम है उसने गांधी को क्यों मारा, साजिश और स्रोतों की पड़ताल, ये इनकी किताब है। तो पहला सवाल ये कि उसने गांधी को क्यों मारा। उसने गांधी को क्यों मारा, जैसा कि आपने कहा है कि ये सवाल गांधी हत्या के बाद से ही लगातार है और अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की है इसका जवाब देने की। जैसा मैंने बताया कि वो वैचारिक स्रोत तलाशे हैं जिनकी वजह से गांधी की हत्या हुई। आपने पुणे के गैंग का जिक्र किया कि पुणे, गैंग ऑफ पुणे जो तुषार गांधी कहते हैं, तो आप देखिए कि तिलक के समय से ही पुणे में जो चित्पावन ब्राह्मण थे उनके बीच में दो सीधा सीधा फाड़ होता है। एक फाड़ होता है जो सामाजिक सुधारों का विरोध करता है, दूसरा जो होता है वो सामाजिक सुधार जिसमें विधवा विवाह है, जिसमें जाति प्रथा का विरोध है, इन सारी चीज़ों को वो साथ लेकर चलता है। तो ये जो तिलक के साथ जो लोग थे, हालांकि तिलक की एक बड़ी खूबी थी कि तिलक हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने जिन्ना के साथ समझौता किया था मुस्लिम लीग के साथ। लेकिन जो उनका गैंग था, जो उनके पीछे लोग थे तिलक के मरने के बाद, जिन्होंने अपने आप को तिलकपंथी कहा, उनके साथ हुआ क्या कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात भी छोड़ दी और धीरे 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 वो जाति, संप्रदाय, इन सब चीज़ों को लेकर कट्टर होते चले गए। और उनके मन में एक गुस्सा कहीं ना कहीं और एक कुंठा कहीं ना कहीं भरती गई कि तिलक के बाद गांधी कांग्रेस के जब सबसे बड़े नेता बन के उभरे तो ना केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की जनता उनके साथ जाती है। तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी से उनकी एक घृणा लगातार दिखाई देती है। जब वो लौट के आए अफ्रीका से तो पहला हमला जो उनके ऊपर हुआ था वो तब हुआ था जब अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के लिए वो पुणे गए थे और कहा जाता है कि उस हमले में भी गोडसे और आप्टे का हाथ था। तो ये गैंग लगातार उनके पीछे पड़ा हुआ था, लगातार उनसे परेशान था और उसकी कुंठा इतनी ज़्यादा थी कि अंततः उनकी हत्या करके उनकी कुंठा का एक शमन हुआ। तो ये मैं फिर से कहूँगा कि जो जितनी किताबें लिखी गई हैं अशोक जी, चाहे लेट्स किल गांधी हो, चाहे फ्रीडम एट मिडनाइट हो, चाहे द मैन हु किल्ड गांधी हो, और भी बहुत सारी किताबें हैं, या टुकड़ों टुकड़ों में और बहुत सारी किताबों में जिक्र है कई चैप्टर में, तो अब तक जो लिखा गया उससे आपकी किताब अलग अध्याय क्या खोलती है जिससे लगे कि ये आपने कुछ स्रोत और साजिश की पड़ताल की है। एक अंतर तो आपने बताया कि ये पहली किताब है जो मूलतः हिंदी में लिखी गई है, इसलिए मूलतः ये हिंदी पाठक को संबोधित है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिन किताबों की आपने बात की, दो का मैं नाम ले लूँ, लेट्स किल गांधी और मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर की पूरी किताब जो लिखी गई है उसका एक ही उद्देश्य है कि सावरकर को किसी तरह से गिल्टी ना ठहराया जाए। आपने उस किताब को पढ़ते हुए देखा होगा कि वो किताब आई कपूर कमीशन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद। कपूर कमीशन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र भी है उसमें, लेकिन सावरकर के मामले में कपूर कमीशन ने जो कहा है या कार्बोरेटिव जो आपकी गवाहियां थी जो नहीं थी उस समय, उनके पहले से उपस्थित होने की जो बात कपूर आयोग ने कही है वो सारा कुछ मालगांवकर खेल गए हैं, उसको हटा दिया है उन्होंने। तुषार के साथ ये है कि तुषार की किताब 1000 पेज की है, लेकिन हिंदी में जब आती है तो वो 125 पेज की हो जाती है और उसमें से तमाम सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं जिनकी ज़रूरत थी। दूसरा, तुषार अपनी किताबों में अक्सर रेफरेंस नहीं देते हैं। मेरे जैसे पाठक को जो एक किताब पढ़ने के बाद 20 किताबें पढ़ना चाहता है उसको वो दिक्कत वहाँ पर आती है। मेरी किताब में जो ख़ास चीज़ें हैं, तीसरी एक बड़ी बात कि गोडसे ने जो जवाब दिए थे कोर्ट में, जिस किताब का आपने जिक्र किया जो मूलतः मराठी में लिखी गई थी, वो भी हिंदी में नहीं, गोपाल गोडसे की गांधी हत्या आणीमी, और मज़ेदार है कि जब वो हिंदी में अनुवाद होती है तो गांधी वध उसका नाम रखा जाता है, जबकि मूलतः में गांधी हत्या है। तो वो
उसमें जो सवाल उठाए हैं गोडसे ने, जिन सवालों पे लगातार बात होती है, चाहे वो 55 करोड़ का सवाल हो, चाहे विभाजन का सवाल हो, चाहे भगत सिंह का सवाल हो, चाहे अनशन का सवाल हो, तो वो जो सवाल उठाए हैं गोडसे ने, उन सवालों को बहुत हल्के में लिया गया। शायद उस समय इतनी ज़रूरत नहीं थी, लोग मान के चल रहे थे कि इन सवालों में कोई सब्सटेंस बहुत नहीं है, लेकिन हम जिस टाइम में हैं उसमें वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उन सवालों का लगातार जिक्र होता है और उनके सहारे गांधी के ऊपर हमले होते हैं। इसलिए मैंने एक पूरा अलग खंड कपूर कमीशन पे दिया ताकि सावरकर के रोल को और बाकी सबको उस पूरी साजिश को समझा जा सके, और एक पूरा खंड मैंने दिया सिर्फ उन सवालों पर जिन सवालों को गोडसे ने कोर्ट में उठाया था, उनका तुर्रा बतुर्रा जवाब दिया। चलिए, अब मैं फिर सवाल कि जितनी किताबें मैंने पढ़ी है, हर किताब में, तुषार गांधी की किताब भी अगर लेट्स किल गांधी पढ़ें, फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ें, जितनी किताबें, हर जगह सावरकर की भूमिका का जिक्र है। सावरकर से नाथूराम गोडसे की निकटता का जिक्र है। नाथूराम गोडसे और आप्टे जो अखबार निकालते थे, उस अखबार में सावरकर की फंडिंग का जिक्र है कि सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, कार्यालय खोलने के लिए 15,000 रुपए दिए थे। अग्रणी, हाँ जी, तो 15,000 रुपए दिए थे। तो सावरकर से निकटता, सावरकर से मुलाकातें और उसके दफ्तर में सावरकर का जाना, और इन सब के बाद सावरकर से गांधी की हत्या के कुछ दिन पहले भी मुलाकात आप्टे और गोडसे की, और उसके बाद अदालत के कटघरे तक सावरकर का पहुंचना, और उसके बाद फिर सावरकर का बरी हो जाना, इसके पीछे क्या? सीधा सा मामला है कि भटगे जो सरकारी गवाह बन गया था, उसने ये सारी बातें कोर्ट में बताई थी, लेकिन जस्टिस आत्माचरण की जो कोर्ट थी लाल किले की, उसने ये कहा कि इनके पक्ष में कार्बोरेटिव गवाही नहीं है। आप जानते हैं कि एक शांता देवी करके हीरोइन थी, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि अपनी गाड़ी से सावरकर के घर के बाहर छोड़ा गया था। यानी एक एक आदमी का बयान तो था, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्बोरेटिव बयान नहीं है, इसके समर्थन में कोई दूसरी हमारे पास सबूत नहीं है। जबकि हुआ ये था कि दिल्ली में केस मुकदमा शुरू होने से पहले ही सावरकर के अंगरक्षक और उनका जो सचिव था, दोनों के बयान हो चुके थे, और दोनों ने अपने बयानात में साफ साफ वही घटनाएं बताई थी जो भटगे और शांता देवी बता रहे थे, लेकिन उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि मोरारजी देसाई का एक किस्सा है जिसको आपने जीवनी में भी आता है कि मोरारजी देसाई जब कोर्ट में गए और उनसे कहा गया कि आपके पास, वकील ने पूछा कि आपके पास ऐसे कौन से सबूत थे जिसकी वजह से आपने सावरकर को गिरफ्तार किया, तो मोरारजी देसाई ने सावरकर की तरफ देखा और कहा कि अगर सावरकर चाहते हैं तो मैं इन्हें बता दूं। उसके बाद सावरकर ने वहां से मना कर दिया और वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। वो बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। तो मोरारजी उस समय गृह मंत्री थे, और ऐसा क्या था कि महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री था उस समय, जो बॉम्बे सरकार हुआ करती थी, महाराष्ट्र और गुजरात की, बॉम्बे प्रोविंस की, उसका जो गृह मंत्री था उसके पास तो सारी जानकारी रही होगी। तो उसकी जानकारी के बावजूद वो कार्बोरेटिव गवाहियां कोर्ट में नहीं पहुंची, नंबर एक। और वो आदमी कोर्ट में बजाय ये कहने के कि मेरे पास ये कार्बोरेटिव गवाहियां थी जिसके चलते मैंने गिरफ्तार किया, वो कहते हैं कि क्या मैं बता दूं। उसके बाद बना कपूर कमीशन। कपूर कमीशन के बीच में एक चीज रोक रहा हूं कि जब मोरारजी देसाई वाला चैप्टर का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तुषार गांधी ने लिखा है लेट्स किल गांधी में शायद, कि मोरारजी देसाई को पहला अटेम्प्ट जब गांधी पर हुआ है 20 जनवरी 1948 को, पहला अटेम्प्ट जो फेल हुआ गोडसे और आप्टे का, सब जिन्होंने हथगोला फेंकने की योजना बनाई, और उसके पहले ये लोग कहीं से पिस्तौल खरीद कर लाए थे और बिरला मंदिर के पीछे जंगल में प्रैक्टिस कर रहे थे, टारगेट प्रैक्टिस की, गोली चलती है नहीं चलती है, निशाना सही लगता है नहीं लगता है, और वो गलत पिस्तौल था या पिस्तौल का निशाना नहीं लग रहा था या पिस्तौल चूक रहा था, और ये इन्हें डर भी हुआ कि कहीं ये बाउंस बैक ना करे। और उसके बाद ये लोग गए और उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन उस दिन गांधी बच गए। लेकिन उसी किताब में जिक्र है कि अगर उस समय गांधी, और उस दिन मदन लाल पहवा पकड़ा गया, उसने कन्फेशन में बहुत सारी चीज़ें बताई कि वो फिर आएगा, वापस आएगा, बार बार कहा उसने। लेकिन उसके बाद भी पुलिस की भूमिका और पुलिस की मुस्तैदी कि अगले 10 दिन 5 दिन में कैसे गोडसे और आप्टे तक पहुंचते, उसमें चूक। और कहा गया कि मोरारजी देसाई को जानकारी थी लेकिन लापरवाही कुछ उनके एंड से भी हुई। तो इसको कैसे, इसको आपने कुछ सुलझाया है? बम्बई के एक डॉक्टर जैन थे जिन्होंने बाद में किताब लिखी कि मैं गांधी को बचा ना सका, आई कुडंट सेव गांधी। वो उनकी किताबें मदन लाल पाहवा एज अ सेल्समैन बेचा करता था, और मदन लाल पाहवा उनके घर जाता था, और मदन लाल पाहवा ने उनके घर पे ही जिक्र किया था कि हम गांधी की हत्या करने वाले हैं, और उन्होंने मदन लाल पाहवा को मना किया था। उनको लगा ऐसे ही फेंक रहा है, ज़्यादा बोलता है। जब 20 तारीख को हमला हुआ तो वो मुरारजी से मिलने गए, और उन्होंने मुरारजी को मदन लाल पाहवा के बारे में बताया, और बताया कि इसके साथ गैंग है, उस किताब में पूरी उनकी गवाही है, इसके साथ पूरा गैंग है और हमला हो सकता है।
लेकिन उसको गंभीरता से बहुत नहीं लिया गया। उसको उन्होंने अपना जो पुलिस कमिश्नर था उसको बता दिया, और पुलिस कमिश्नर अपनी थ्योरी चला रहा था कि यह हत्या की साजिश नहीं थी, गांधी जी को अपहरण की साजिश थी। जिस बंदूक की आप बात कर रहे हैं, गोपाल गोडसे सेना में था, और जब वो सेना से लौट के आया तो उसके भाई ने, नथुराम ने उससे कहा कि ये बंदूक वापस मत करो, तो उसने अपने गांव में वो बंदूक छुपा दी थी, और एक बंदूक दिगंबर भड़के अपनी लेके गया था। तो वही गोपाल गोडसे वाली जो बंदूक है वहाँ पे ठीक से नहीं चल रही थी। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब आप कपूर कमीशन को पढ़ते हैं जिसने विस्तार में जांच की, तो आपके समझ में आता कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था। पुणे में एक भाषण में नाथूराम गोडसे ने कहा था कि मैं गांधी को 125 साल नहीं जीने दूंगा, और ये खबर भी बॉम्बे सरकार को पहुंचाई गई थी। कांग्रेस के उस जमाने में बालू कानितकर नाम के नेता थे जिन्होंने दावा किया कि मैंने कांग्रेस सरकार को यह खबर पहुंचाई है। उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस का आप जानते ही हैं कि यहाँ से जिसको भेजा गया वो हवाई जहाज से जाने के बजाय ट्रेन से गए, और डायरेक्ट जाने के बजाय इलाहाबाद होके गए। इलाहाबाद चले गए, 48 घंटे बाद पहुंचे वो, और उनकी उस सफाई को मान भी लिया गया। कोर्ट ने उनकी सफाई को मान लिया। लेकिन जस्टिस आत्माचरण की कोर्ट हो, चाहे लाहौर की कोर्ट हो, चाहे कपूर कमीशन हो, सबने कहा है कि सीरियस लैप्सेस थे पुलिस के उस पर। एक और दिलचस्प चीज़ है अशोक जी, और दर्शकों से भी, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है आपको आसानी से, चूँकि इतने साल हो गए, 72 साल, तो आसानी से समझ में ना आए। इसलिए अगर आप कुछ किताबें पढ़ेंगे और थोड़ी जानकारी बटोरेंगे तो शायद पूरे रेफरेंस के साथ समझेंगे। लेकिन जैसे हर जगह जिक्र है, मैंने आपकी किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए ये किताब अभी मेरे लिए लेकर आए, मुझे गिफ्ट मिली है, मैं अब पढ़ूंगा और उसके बाद कभी फिर बात करूंगा। तो ये पुणे, गैंग ऑफ पुणे का जिक्र तुषार गांधी खास तौर से करते हैं, और बहुत एग्रेसिव ढंग से वो कहते हैं राइट विंगर का गैंग ऑफ पुणे था, और वो गैंग ऑफ पुणे के लोग महात्मा गांधी को ख़त्म करना चाहते थे। ये बहुत सारे लोगों को पता था। उन्होंने एक जिक्र किया है कि सरदार पटेल को भी एक गोपनीय चिट्ठी गई थी कि नौकरशाही में और पॉलिटिक्स में और सोशल, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राइट विंगर हैं, आरएसएस से जुड़ रहे हैं, और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। ये सब सचेत किया गया था। अब मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब ये बात करते हैं कि पुणे का गैंग ऑफ पुणे, राइट विंगर गैंग ऑफ पुणे, और उसके बाद जिक्र होता है कि पुणे में कोई हथियार का बेचने वाला दिगंबर बडगे जो भी था, और वो किताब की दुकान खोलता था और साथ में किताब की दुकान के आड़ में हथियार बेचता था, और ये नाथूराम के सहयोगी आपटे वहाँ से हथियार खरीदते थे और मुसलमानों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने की उनकी योजना थी, जो भी थी। तो ये गैंग ऑफ पुणे, मतलब पुणे में नफरत करने वाले फैनेटिक एलिमेंट ज़्यादा थे, उनका सेंटर था। ऐसा क्यों था? चित्पावन ब्राह्मणों का पूरा इलाका है, और आप जानते हैं पेशवाओं की राजधानी है। वहाँ पर जो पेशवा राज जब जाता है, तो पेशवा राज जाने के बाद मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको लगा हमारे हाथ से पार चला गया, और उसके लिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन उस लड़ाई में ब्राह्मणों का विशेषाधिकार पुनः स्थापित करने की बात है। और तिलक के समय वो दो हिस्सों में बढ़ता है, एक तरफ तिलक है, दूसरी तरफ गणेश अगरकर और भंडारकर लोग हैं, जिसमें तिलक सामाजिक सुधारों के विरोधी हैं, अगरकर वगैरह सामाजिक सुधारों के समर्थक हैं। और तिलक के जाने के बाद उसमें से हिंदू मुस्लिम एकता भी गायब हो जाती है, वो पूरी तरह से कट्टरपंथी हो जाता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। मैं एक किस्से से ही ये बात बताना चाहूँगा। गोपाल गोडसे जब रिहा हुआ, तो गोपाल गोडसे रिहा हुआ तो उसके स्वागत में एक कार्यक्रम रखा गया पुणे में, और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता केतकर साहब कर रहे थे। अब केतकर साहब कौन थे? तिलक के ग्रैंडसन, तिलक के नाती थे, वो बेटी के बेटे थे। तिलक के अपने बेटे इतने क्रांतिकारी थे कि वो अंबेडकर के साथ थे। तिलक के अपने बेटों को केसरी से बाहर निकाल दिया गया, उस घर से बाहर निकाल दिया गया, और तिलक के बड़े बेटे ने आत्महत्या की बंबई में परेशान होकर। लेकिन तिलक की बेटी के जो पति थे केतकर साहब, वो जो हैं केसरी गैंग उनको कहा जाता है, केसरी के अखबार उन्होंने संभाला। और वो जब गोडसे गिरफ्तार होता है और गोडसे के लिए सुरक्षा परिषद बनती है, उसके लिए पैसा वगैरह इकट्ठा करने के लिए डिफेंस कमेटी बनती है, तो केतकर उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो आप समझिए कि पुणे में वो पूरा एक समूह था जो उग्र हिंदुत्व का प्रसारक था। और जब गोपाल गोडसे रिहा होकर गए थे, गोपाल गोडसे और पहवा, तो इनके सम्मान में जो फंक्शन हुआ था वहां भी उन्होंने कहा था कि हमें पता था कि हत्या वहीं से तो बात हुई थी। वहां जब उन्होंने अपना कहा कि हमें पहले से पता था, गोडसे मुझसे डिस्कस किया करता था, नथुराम मुझसे डिस्कस किया करता था कि गांधी की हत्या होने वाली, और भटगे जब लौट के आया 20 तारीख को, वो भी मुझसे मिला था। उसके बाद जो पार्लियामेंट में अप्रोर हुई, उसके बाद कपूर कमीशन बना, और कपूर कमीशन मूलतः इन्हीं चीज़ों के लिए बना था, तो उसमें ये सारी चीज़ें बाहर आई। अब एक चीज़ और आती है कि जो सावरकर के साथ गोडसे की भूमिका, और सावरकर बीजेपी नेताओं के लिए पूज्य आराध्य की तरह, आज के हिंदूवादी जो लोग हैं, और कट्टर हिंदूवादी खासतौर से कहूँगा, हिंदूवादी से ज़्यादा हिंदुत्ववादी कहना चाहिए, हिंदुत्ववादी लोगों के लिए आराध्य हैं सावरकर। लेकिन
जब उनसे कहें कि गांधी के कातिल सावरकर के करीबी थे या सावरकर के विचारों के प्रचारक थे या विचारों के वाहक थे, तो कई बार ऐतराज इनकार करते हैं। लेकिन सावरकर से प्रॉक्सिमिटी एस्टैब्लिश फैक्ट है नाथूराम गोडसे की। तो कहीं सावरकर से इन्फ्लुएंस हम क्यों न माने कि गांधी की हत्या सावरकर के विचार का जो वैचारिक शिष्य था उसने किया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा रिश्ता था। ये अजित अंजुम या अशोक कुमार पांडे के मानने ना मानने की बात ही नहीं है। हमारी क्या औकात है मानने ना मानने की, ना आप जांच कर सकते हैं ना मैं। कपूर कमीशन ने एक लाइन लिखी है कि गांधी हत्या के लिए सावरकर और उसके गिरोह के षड्यंत्र के अलावा कोई भी थ्योरी सही नहीं लगती है। यानी कपूर कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि सावरकर और उनका समूह, पटेल का एक पत्र है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, पटेल ने लिखा है कि मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हिंदू महासभा एक संगठन के रूप में गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी संगठन के तौर पर कोई योजना नहीं बनाई गई है, लेकिन सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा के भीतर एक समूह ने गांधी हत्या का षड्यंत्र रचा। ये मुझे लगता है। वो मैंने वर्बेटिम कोट किया है इसमें, और क्लियर पढ़ा जा सकता है कि जो आपकी किताब है कपूर आयोग और सावरकर, जी। फिर से एक बार बीच में बता दूं कि ये अशोक पांडे जी की किताब है, हिंदी में लिखी गई किताब है, राजकमल प्रकाशन ने छापी है। 299 मतलब 300 रुपये में एक कम है, 1 रुपया दक्षिणा मानिए। ऑनलाइन उपलब्ध है, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और आपकी दिलचस्पी अगर उस दौर के इतिहास को, गांधी की हत्या को और उस दौर के विचार को, उसके काउंटर को, उस सब को समझने के लिए किताब बहुत सहायक होगी। क्योंकि 1000 पन्ने, 700-500 पन्ने में अंग्रेजी की किताब जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले लिखी गई, और ये किताब अभी लिखी गई है ताज़ा जो 2 अक्टूबर को बाजार में आ रही है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि कहीं मैंने ये देखा शायद तुषार गांधी की किताब में या फ्रीडम एट मिडनाइट में, कि गांधी से भी प्रभावित था शुरू के दिनों में गोडसे, और गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में गोडसे जेल भी गया एक बार। ये कहीं है, फ्रीडम एट मिडनाइट में उसका जिक्र है कि जेल भी गया शुरू में, बाद में वो सावरकर के संपर्क में आया और उसके बाद सावरकरवादी हो गया। लेकिन फिर इस रिश्ते के या उसके भीतर की इस नफरत को तब से और आज तक आप किस परिदृश्य में देखते हैं? जब हम देखते हैं कि ग्वालियर में भी नाथूराम गोडसे का मंदिर है, और भी जगह गोडसे को पूजा करने की कोशिश होती है, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब बोलती है गांधी और गोडसे में तुलना करती है तो गोडसे को चुनती है कि गोडसे देशभक्त है, और अनंत हेगड़े जैसे मंत्री रहे नेता भी गोडसे को गांधी की तुलना में ज़्यादा देशभक्त मानते हैं। तो वो विचार जो उस समय से चला आ रहा था, वो विचार आज कहाँ है? देश का डिफिनीशन ही अलग है। जो गोडसे को गांधी से अधिक देशभक्त मानते हैं, दरअसल उनका देश अलग है। उनका देश अपना वो हिंदुस्तान नहीं है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं, जहाँ एक संविधान है, जहाँ मनुष्य मात्र की अस्मिता को इज्जत मिली हुई है। ये उनका देश नहीं है, और इसीलिए इस देश की आज़ादी की लड़ाई में वो नहीं लड़े। जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो वो एक हिंदुत्व वाला देश बनाने की बात कर रहे थे। सावरकर भी, जिसको सावरकर ने जो अपनी किताब लिखी है, माफ़ी मांगने के बाद जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, उन सब में उसको प्रस्तावित किया है। जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जहाँ एक धर्म की बात है, जहाँ उनको कहना पड़ा कि दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन को हिंदू महासभा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, वहीं तक सपोर्ट करेगा जहाँ तक समाज स्वीकार करे। तो ये जो एक, देखिए, आप धर्म की बात करते करते कह गए थे कि हिंदू नहीं हिंदुत्व, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था। बिना प्रार्थना के सुबह नहीं होती थी, बिना प्रार्थना सभा के शाम नहीं होती थी। लेकिन गांधी का जो हिंदू था वो सर्वसमावेशी था। वो हिंदू धर्म की जो लिबरल परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के अनुसार चलता था, सबको साथ लेके चलने वाला। उसके बरक्स जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स खड़ी हुई, ये पॉलिटिक्स इस लिबरल पॉलिटिक्स के खिलाफ हमेशा रही, एक कट्टरपंथ के खिलाफ रही। और अगर आप मुझे कहने दें तो मैं कहना चाहूँगा कि ये दरअसल सवर्ण हिंदू पॉलिटिक्स पूरी की पूरी है, जिसमें बाकी लोगों को शामिल किया जाता है वोट बैंक के रूप में, लेकिन वो इसके हिस्सा नहीं है बेसिकली। एक बहुत अहम बात मैं अशोक जी पूछूंगा, चूंकि किताब मैंने अशोक पांडे जी की पढ़ी नहीं है, आप भी पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगा, बार बार बीच में मैं प्रचार भी कर रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ी, माफ़ी भी मांग रहा हूँ। जब मैं बाकी किताबें मैंने पढ़ी है और उस दौर को जितना समझा, तो ये हिंदू महासभा हो, सावरकरवादी लोग हों, खुद सावरकर के आसपास के लोग हों, या गोडसे और उनके आसपास के लोग हों, विष्णु करकरे से लेकर आप्टे तक, पहवा तक, ये सब जितने लोग हों, इन सब के भीतर मुस्लिम को लेकर इतनी नफरत थी कि पहवा
के बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि उसने कहा कि मुस्लिम शरणार्थियों को जाकर लूटता था, पैसे वसूलता था, वो भी करता था मदन लाल पहवा अहमदनगर में। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये आपटे के बारे में मैंने वो भी फ्रीडम एट मिडनाइट में पढ़ा कि एक बार उसने दिगंबर भटगे से 3,000 रुपये का हथियार खरीदा और ये कहा गया कि हथियार इसलिए जमा किया जा रहा है कि जिन्ना उस समय पाकिस्तान जा चुके थे, विभाजन हो चुका था, जिन्ना स्विट्जरलैंड जाएंगे तो जिन्ना को जाकर स्विट्जरलैंड में मारेंगे, लेकिन जिन्ना की तबीयत खराब हुई और स्विट्जरलैंड नहीं गए। तो सवाल ये उठता अशोक जी, ये सब बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे, मारते ना भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की तरह क्रांति करते और 10-20 अंग्रेज सार्जेंट और इनको मारते, अंग्रेजों को मारते, तो किसी अंग्रेज पर उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने गोली भी चलाई तो गांधी पर चलाई आकर। अंग्रेज सेना के तो हिस्सा थे। भारतीय जो उस समय रॉयल वायुसेना हुआ करती थी उसका भर्ती अधिकारी था। वहाँ से इस्तीफा दे के फिर वो अग्रणी का काम शुरू किया था आपटे ने। मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, इससे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से। एक दीक्षित महाराज थे बम्बई में, काफ़ी प्रॉपर्टी वाले लोग थे, संत थे लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टी वाले लोग थे। तो उनसे जब मीटिंग हुई तो बहुत बड़ा बड़ा प्लान बनाया इन्होंने कहा कि हम जो है कुछ छोटी तोपें खरीदेंगे और हम जो वहाँ पर हैदराबाद में जो चेक पोस्ट है उस पर हम लूट करेंगे। और इस तरह की योजना बनाई, उनसे पैसा लिया, उसके लिए बोला एक कार की ज़रूरत है और हथियार की ज़रूरत है। उन्होंने कार अपनी दी और पैसे दिए कुछ 5,000 रुपये और कार दी। उस ज़माने में 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। वो कार लेके अपनी प्रेमिका के पास चला गया, महीने भर प्रेमिका के साथ वो घूमता रहा, सब कुछ करता रहा, शराब पीता रहा और लौट आया। 1 महीने बाद जब ये आए दीक्षित महाराज तो फिर उनको योजना बताई। ये योजना क्या बताई कि जो पाकिस्तान ट्रेन लेके जा रही है, हथियार आयुध जो लेके जा रही है, हम उस पर हमला करेंगे और पैसे मांगे। उन्होंने पैसे नहीं दिए। उसके बाद गांधी हत्या की योजना बनी, इसके लिए भी पैसे मांगे, पाकिस्तान असेंबली के लिए पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए। दरअसल इनको बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने थे और उस पैसे इकट्ठे करने के लिए बड़ी बड़ी बातें ये करते थे। इन्होंने कोई एक्शन जिंदगी में नहीं किया था। जब इन्होंने हथगोले खरीदे तो इनको हथगोले चलाने नहीं आते थे। इनको रॉकेट लॉन्चर चलाने की बात कर, लेकिन ये सब किस लिए खरीदते थे? ये अगर कहा जा रहा है, पता नहीं, इन सवालों का जवाब आपकी किताब में है। बिल्कुल, उन्होंने जो भी हथियार खरीदे उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य गांधी हत्या था और या फिर छोटी मोटी लूटपाट, दंगे और वहाँ पर हमले करने का, जो मुस्लिम शरणार्थी थे उनके ऊपर हमला करने का मामला था। कोई बड़ा एक्शन उन्होंने कभी किया नहीं। मदन लाल पाहवा का मामला था कि मदन लाल पाहवा जो था वो बेसिकली एक रिफ्यूजी था, तो उसका गुस्सा एक हद तक समझा जा सकता है, जिसको वेंट यहाँ मिल गया। इन लोगों ने विष्णु करकरे के पास से वो जब मिला तो वहाँ पे उसको भड़कने का मौका। वो भी विष्णु करकरे गेस्ट हाउस चलाता था, शायद वहाँ रहा और उसके बाद उसकी प्रॉक्सिमिटी। वो किताबें पहले बेचता था। ये जैन साहब ने किताबें बेचने का काम दिलवाया था, फिर किताबों की आड़ में उसने अवैध हथियार बेचना शुरू किया। उसी मामले में उसका करकरे से संपर्क हुआ, वो अहमदनगर गया, अहमदनगर में करकरे ने उसको दुकान खोल के दी और बाकी सारे, तो करकरे के बहुत करीबी हो गए। दो का जोड़ा ये है। तो अब चूंकि वक्त कम है, मैं अब 4-5 ऐसे कौन से सवाल का जवाब आपकी किताब देगा, उन 5 सवाल, वो आपकी किताब ऐसे 5 कौन सवाल हैं जिसका जवाब देगा जो अब तक जितनी किताबें लिखी गई है उन किताबों में उन सवालों के जवाब नहीं है? पहला जवाब कि गांधी पर जो पहला हमला हुआ वहाँ से लेकर गांधी हत्या तक, गांधी के जीवन की जो पूरी यात्रा थी और उसके बरक्स हिंदुत्व की पूरी यात्रा थी, वो पूरी इसमें दर्ज है। दूसरी बात, कपूर कमीशन ने जिस तरह से डिटेल में जाकर सावरकर गैंग की पड़ताल की थी और उन सरकारी लैप्सेस की पड़ताल की थी जिसमें मुरारजी भी घेरे में आते हैं, पटेल भी घेरे में आते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, गोडसे ने जितने भी सवाल अपनी किताबों में उठाए हैं, अपने बयान में उठाए हैं जो बाद में किताब में दर्ज हुए, उन सारे सवालों का तुर्रा बतुर्रा जवाब है। चौथी, कोई जवाब तो नहीं है लेकिन गांधी दर्शन को और नस्ल जाति ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर गांधी की जो समझ थी उसको आप इस किताब से समझ सकते हैं। चलिए, 4 ही रहने देता हूँ। 4 ही रहने देते हैं। चलिए, तो ये 4 बातें, और मैंने अभी किताब फिर कह रहा हूँ, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, किताब इन्होंने मुझे भी गिफ्ट की है, उसने गांधी को क्यों मारा। और उसने मारा अगर आप कहते हैं तो उसने सिंगुलर अगर देखें तो गोडसे है, नाथूराम गोडसे, लेकिन उसने एक विचार है और उसने एक विचार के पीछे उस दौर में नाथूराम के साथ बहुत सारे लोग थे। 8-10 तो पहले राउंड में जो 20 जनवरी 1948 को आए थे, नाकाम होकर गए थे, गांधी बच गए थे। गांधी भी लापरवाह थे, उनके आसपास के सिस्टम में जो लोग थे वो भी लापरवाह थे, पुलिस का सिस्टम भी लापरवाह थी, वरना गांधी बच सकते।